नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो हमारे समविचारक मित्र हैं जो प्राकृतिक खेती में, ऑर्गेनिक खेती में और केमिकल जो उर्वरक हैं उनसे मुक्त खेती में विश्वास करते हैं, वो विषाक्तता से बाहर आना चाहते हैं, उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें। अब आपसे बात करेंगे कि यदि आप अपने खेत की मिट्टी को स्वस्थ करना चाहते हैं, उसकी उर्वरता बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसका प्रयोग अलग से कर सकते हैं। लेकिन यदि अभी आपके खेतों में किसी तरह की फसल लगी हुई है, साग सब्जियां लगी हुई, फल लगे हैं या फिर किसी तरह की फसल लगी हुई है, तो आप छोटा सा प्रयोग करके देखें। मैं ये प्रयोग बता रहा हूँ कि जैसे कि आपके खेतों में टिंडा है, भिंडी है, बैंगन है, करेला है, या टमाटर है, मिर्च है, कोई भी ऐसी फसल लगी हुई है। मैं साग सब्जियों की इसलिए बात करता हूँ कि साग सब्जी का परिणाम आपको 2 से ढाई महीने मिल जाता है, और दूसरी चीजों के परिणाम को तो 6 से 8 महीने और साल भर तक इंतजार करना पड़ता है। ये फलों की बात की जाए तो फलों का परिणाम तो आपको 1 से 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद ही मिलता है। फलों के जो फसलों का परिणाम है, उसके लिए भी साल में आपके पास एक ही अवसर होता है, और वो अवसर भी 6 महीने में मिलता है। साग सब्जियों का तो ऐसा है कि 2 महीने में आपकी फसल तैयार हो जाती है। आपने हरी मिर्च लगाई नहीं, टमाटर लगाया नहीं, आपने बैंगन लगाया नहीं, आपने भिंडी लगाई नहीं, आपको दूसरी सिंचाई के बाद ही परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। यदि आपके जो आपने पेड़ों को रोपित किया है वो अच्छे से स्थापित हो गए, उनकी विकास अच्छा सा हो गया, तो उसी से पता लग जाता है कि आप जो प्रयोग कर रहे हैं वो कितना सफल है। समय के अनुसार यदि उनमें अच्छी फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग आपके मन माफिक होती है, पहलों के अपेक्षा अधिक होती है, या फिर आप इसको प्रयोग कर रहे हैं और आपने कुछ ऐसे पौधे भी लगाए हैं यहाँ आपने प्रयोग नहीं किए, वहाँ पारंपरिक रूप से कर रहे हैं, वहाँ उसी से कर रहे हैं जहाँ वर्षों से आप करते आए, तो उसके उनकी ग्रोथ में और उनकी ग्रोथ में आपको निश्चित बदलाव आएगा। तो अब प्रयोग आपने करना है। यदि आप पहली बार कर रहे हैं, तो पहली बार किस लिए कि हमें हमारी मिट्टी में कई तरह केमिकल रहते हैं, मिट्टी की उपजाऊपन काफी निम्न स्तर का रहता है, मिट्टी में ह्यूमस या ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत कम रहती है, फिर न्यूट्रिशन की परेशानी रहती है, या फिर मिट्टी में कई तरह के रोग कारक कीट पतंग भी रहते हैं, जीवाणु भी रहते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें अलग से प्रयास करना पड़ता है। यदि प्रयोग हम समय रहते यानी मिट्टी की तैयारी के समय कर दें, तो निश्चित रूप से आपको दूसरी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर हमारे जो गोबर का जो राख है, गौमूत्र है, या हमारा गोबर कल्चर है, इसी से पर्याप्त लाभ मिल जाएगा, कि इसी से मिट्टी की स्वास्थ्यकारी स्थिति निर्मित हो जाती है। लेकिन यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हैं और समय के अनुसार अपनी खेत की तैयारी में इनका प्रयोग नहीं किया, तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कुछ और प्रयोगों की जरूरत होती है। उसमें मैं तो बताता हूँ कि गोबर की खाद सर्वोत्तम है। यदि आपको अच्छी तैयार गोबर की खाद मिल जाए, तो उसके साथ इनको प्रयोग को करोगे तो अद्भुत परिणाम, और अद्भुत परिणाम ही नहीं मिलेगा, आप देखेंगे कि आगे आने वाले कुछ 6 7 महीने के बाद आपको हर चीज की जरूरत कम पड़ेगी, लेकिन आपकी उत्पादकता बढ़ती जाएगी। मिट्टी की स्वास्थ्य है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उसमें आपको सुधार नजर आएगा। और सुधार मेरी बातों से नहीं है, क्या मैं कह रहा हूँ इसलिए सुधार आएगा। आप जब भी ये प्रयोग करें उससे पहले आप मिट्टी की जांच कराएं, मिट्टी का एनालिसिस कराएं, उसमें देखें कि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम कितना है, कितना उसमें कैल्शियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, आयरन कितना है, उससे पहले आप टेस्ट कराए कि उसको देख लीजिए, उसको रख लीजिए। और फिर 6 महीने के बाद, साल भर के बाद दोबारा से मिट्टी की जांच कराएं, आपको पहली बार में ही अंतर पता लग जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक बार इस प्रयोग को शुरू कर देंगे तो आपको पूरी जिंदगी ना किसी फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी, ना पोटाशियम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो मिट्टी के अंदर पहले से ही पर्याप्त है। जिंक की बात करें, आयरन की बात करें, मैग्नीशियम, मैग्नीज की बात करें, बोरोन की बात करें, मोलिडियम की बात, ये तो बहुत अलग मात्रा में जरूरत पड़ती है। इनकी जरूरत पड़ती है ना जरूरत पड़ती है, ये स्थिति है। लेकिन फिर भी आपकी खेत की मिट्टी में सब पर्याप्त है, पर कुछ परिस्थितियों में हमारी फसलों को काम नहीं आ पाते, अपना प्रभाव दिखा नहीं पाते, इसलिए हमें लगता है कि ये डिफिशियंसी हो रही है। डिफिशियंसी इनकी नहीं होती, उपयोगिता की कुछ परेशानियां होती हैं कि हमारे पेड़ पौधे उनको समय के अनुसार उपभोग नहीं कर पाते, इसलिए उनसे कुछ जो एंजाइमेटिक क्रियाएं हैं, जो उत्प्रेरक क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं, तो हमारे पेड़ पौधों को इसका कमी का सामना करना पड़ता है।
अन्यथा फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अभाव नहीं होता। हाँ, ये अवश्य है कि जब हम पेड़ पौधे, फसलों की जड़ें ही पूरी तरह से विकसित नहीं होती, अधिक गहराई तक नहीं जा पाती हैं, तो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण करने में उनको परेशानी आती है। यही परेशानी नाइट्रोजन के साथ में भी है, यही परेशानी फास्फोरस और पोटेशियम के साथ में। लेकिन जब इन उपयोग को आप निरंतर करेंगे तो मिट्टी की फर्टिलिटी, जो उर्वरता है, वो इस स्तर पे आ जाएगी कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम भी कहते हैं कि आने वाले कुछ, यदि आप कंटिन्यूस इसको 1 डेढ़ साल तक कर लेंगे तो आपको हमारे इन गोबर की राख और गोबर के मूत्र, गाय के मूत्र, खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मिट्टी स्वभावतः इतनी मुलायम, इतनी उपजाऊ बन जाएगी। हाँ, ये अवश्य है कि आपको मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए या तो गोबर की खाद, गोबर की राख की जरूरत पड़ती है, जो आपके आसपास घर में कहीं भी मतलब उपलब्ध हो सकती है, या फिर फसलों के अवशेष की या हरी घास की। इनके बिना हम मिट्टी की फर्टिलिटी को कैसे बना सकते हैं? हम एक बार भोजन करते हैं तो हमें दोबारा से फिर 4-5 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर की जरूरत है। जरूरत, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ऊर्जा तो भोजन से ही मिलेगी, न्यूट्रिशन तो भोजन से ही मिलेगा। ठीक हमारे मिट्टी की, हमारे खेत की मिट्टी की भी है। हाँ, यदि हम मिट्टी में, खेत की मिट्टी पर इतना प्रेशर ना डालें, हम एक के बाद एक फसल ना लेंगे, क्योंकि पहले तो हम एक फसल लेते थे, 2 फसल लेते थे, लेकिन अभी तो 4-5 फसलें भी लेने लगे हैं। हम खेतों को खाली नहीं छोड़ते और उसी उसमें किसी तरह की जो फसल अवशेष को प्रयोग नहीं होने देते, तो उसमें कमी इसलिए हो जाती है। अन्यथा स्वभावतः प्रकृति की स्थिति ऐसी है कि जो पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पतियां मिट्टी से ग्रहण करती हैं, उसे पतझड़ के द्वारा अपनी पत्तियां गिरा के, अपनी टहनियां गिरा के अब मिट्टी को वापस भी कर देती हैं। और उनके जब डिकम्पोजिशन होता है, इनका जो विघटन होता है, अपघटन होता है, तो वो पोषक तत्व मिट्टी की पहुंच के मिट्टी की क्षतिपूर्ति करते ही चक्र है। लेकिन अभी हमने इस चक्कर को तोड़ दिया है। हम ना तो मिट्टी के पेड़ों से गिरे पौधों को उसमें डिकम्पोज होने देते हैं, फसल अवशेष को भी जला के खत्म कर देते हैं। ऐसे में वातावरण का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। इससे जो सूक्ष्म जो जीवों की गतिविधियां हैं वो भी निष्क्रिय होती जा रही हैं। यदि इसको पुनर्स्थापित कर देंगे तो निश्चित रूप से हमें फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको पुनर्स्थापित करने की गोबर की खाद की मदद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट के लिए। हाँ, यदि आपने एक बार अपने खेतों में, अपनी मिट्टी में जो बायोडायवर्सिटी है, जैसे कि आपने केंचुओं को विकसित कर लिया, अच्छी संख्या में केंचुए विकसित हो गए, अर्थ वर्म के साथ में दीमक को विकसित कर लिया, अपने गुबरैल को विकसित कर लिया, आसपास के तरह के कीट पतंगों, चिड़िया चेंचाने लगी, भंवरे मंडराने लगे, तितलियां घूमने लगी। ये डाइवर्सिटी आपको एक बार स्थापित हो जाने पर किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खेतों पर जो थोड़े बहुत पेड़ हैं वही कई तरह की कमियों को पूरा कर देंगे। तो स्वस्थ मिट्टी के लिए कोई ज्यादा बड़ा नियम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नियम स्थापित करने की आवश्यकता है। जैसे कि आज आपने अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करानी है तो कंपटीशन के लिए तैयारी करानी पड़ेगी। बिना कंपटीशन के आपको बच्चा कैसे टेस्ट को क्लियर कर पाएगा? यदि आपने बच्चे को एमबीबीएस कराना है, आप सोचते हैं कि जो पढ़ाई चलती है उसी से चले, लेकिन जो लाखों बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने आपका बच्चा बिना तैयारी के कैसे क्लियर हो सकता है? कितने हाई परसेंटेज नीट के एग्जाम में जो कट ऑफ जाता है। तो ऐसे ही हमारे खेतों के साथ में भी ये कंपटीशन का जमाना है। खेत को तैयार करना, अच्छी फसल लेनी है। एक समस्या और भी आ रही है, इसकी बात फिर कभी करेंगे। यदि आपको अतिरिक्त कोई जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स देके ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।